नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश का जनादेश सामने आने के बाद लोकतंत्र के महापर्व की पिक्चर अब पूरी तरीके से रिलीज हो गई, जिसका चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने ट्रेलर भी देखा। चुनावी मंच से अक्सर प्रधानमंत्री कहते थे, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी की सीटों की संख्या में गिरावट आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सबको चौंकाया है। 2019 में 303 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी इस बार 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। यह बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब बीजेपी को अपने गठबंधन के सहयोगियों, खासकर टीडीपी और जेडीयू पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो अकेले अपने दम पर सरकार बना सके। आपको बता दें कि टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर 28 सीटें जीती हैं, जो एनडीए को बहुमत के आंकड़े तक ले गई। वहीं इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 234 सीटें अपने नाम की हैं, लेकिन फिर भी सरकार बनाने के लिए सक्षम नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। साल 2014, फिर 2019 और अब 2024 में भी पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर कौन सा एजेंडा बीजेपी के लिए गलत साबित हुआ, कौन से वो कारण रहे जिससे जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। यहां तक कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। चर्चा आज इसी मुद्दे पर। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। देश की जनता ने अपनी बात कह दी है। अपने मतदान से बता दिया है कि देश की कुर्सी पर कौन बैठेगा। 543 सदस्यीय लोकसभा में 292 सीटें हासिल करने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने जीत हासिल की है। इंडिया गठबंधन ने सभी एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए 234 सीटें हासिल की हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों से सबसे बड़ी बात यही रही कि बीजेपी की सीटों की संख्या में गिरावट आई है। 2019 में 303 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी इस बार 240 सीटों पर सिमट गई है। ये बीजेपी के लिए एक कठिन राजनीतिक तस्वीर पेश करता है। ये अपने गठबंधन सहयोगियों, खासकर तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर बहुत ज्यादा निर्भर होगी। एक समय था जब नीतीश कुमार देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के प्रमुख चैलेंजर होते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ धीरे धीरे वो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष करते देखे गए। अब तो वक्त ने एक झटके में नीतीश कुमार को फिर से मोदी को चैलेंज करने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, और ये तो नीतीश कुमार के लिए आपदा में बेहतरीन अवसर जैसा ही है। तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी मुकर्रर हो गई है। माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को हो सकता है। इसे लेकर तैयारियों पर मंथन भी हो रहा है। नए मंत्रिमंडल में चेहरों को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत और बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वे देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। पीएम मोदी उनके रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रेसिडेंट ने इसे स्वीकार कर लिया है। वैसे तो पिछले 2 बार से केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल रहा था, लेकिन इस बार किसी तरह एनडीए को मिला है। ऐसे में मोदी को अपने कई एजेंडे किनारे रखने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से है, जहां आपको बता दें कि एनडीए की बैठक
खत्म हो गई है। करीब 1 घंटे तक एनडीए की यह बैठक चली है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एनडीए की बैठक खत्म हुई है और जो जानकारी मिल रही है, तमाम सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने अपना समर्थन पत्र जो है वो प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। चंद्रबाबू नायडू को आप देख सकते हैं, चिराग पासवान वहां हैं। तो एनडीए के जो सहयोगी हैं, ये देखिए आरएलडी प्रमुख यहां आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, नीतीश कुमार। अब देखिए ये 3 चेहरे जो इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर थे, ये 3 चेहरे बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब ये चेहरा नीतीश कुमार फिलहाल किंग मेकर की भूमिका में है। वहीं चंद्रबाबू नायडू तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान को आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी प्रमुख। और एक बड़ी बात यह भी है कि टीडीपी को तो आंध्रा में बंपर जीत विधानसभा चुनाव में भी मिली है। तो एक तरीके से देखिए चंद्रबाबू नायडू संभवतया आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जेडीयू प्रमुख, और इस समय अब किंग मेकर की भूमिका में ये 2 चेहरे हैं। एकनाथ शिंदे को आप देख सकते हैं। और चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ चंचल कुमार जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय हंस जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एके मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। शुभेंदु जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु जी बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आप ही से एके मिश्रा जी समझना ये चाहेंगे, ये तस्वीरें जो हैं 3 चेहरे, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2 चेहरे जो उनके साथ बैठे नजर आए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए क्या कहेंगे? एनडीए के सामने चुनौतियां क्या क्या? देखिए एनडीए के सामने चुनौतियां ये हैं कि स्वयंभू सत्ता प्राप्त करना पूर्ण मेजॉरिटी में, यानी 272 के ऊपर जितना हो जाए, उसका कुछ एक अलग ही क्रेज होता है, अलग ही मजा होता है। किसी के आश्रय रहना वो दूसरी चीज है। देखिए एनडीए तो पहले भी था, फेज 1 फेज 2 में भी जब इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी तब भी था और सबको साथ लेके चले थे। लेकिन आज चूंकि आपका पूर्ण बहुमत नहीं है तो आपकी डिपेंडेंसी, आपकी लीनियंसी आपके घटक दलों पे बढ़ जाएगी। इंट्रोडक्शन में जो आपने बोला था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बोलना चाहता हूं जी। इससे पहले कि बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी के जो भी घटक दल हैं, संस्थाएं हैं, वो चिंता करने की मजबूरी उनके सामने आए, वो चिंतन कर लें सब लोग बैठ करके। क्योंकि ये एक इंडिकेशन है, और इंडिकेशन इसलिए गंभीर है, विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी, हर शहर में, हर जिले में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बूथ लेवल तक बेजोड़ आपकी टीम है, उसके बाद भी अगर ये कंडीशन आ गई है तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चिंता करना पड़ जाए उससे पहले चिंतन हम लोगों को कर लेना चाहिए, बीजेपी और उनके स्ट्रेटजिस्ट को। अब उसके पीछे कारण है, देखिए ये चीज हुआ क्यों, समझ ले। इनके पास 2014 में जब प्रधानमंत्री जी एकदम नए थे, 2014 का केस सबसे टिपिकल, सबसे टफ था। प्रचंड जीत से इनको प्रचंड जीत मिली। वो जीत दिलाने में कौन सहयोगी थे? इनके कार्यकर्ता थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, इनसे प्रेम करने वाले लोग थे जो वोटर थे। 2019 में उसी को रिपीट किया गया, मतलब एश्योर्ड फार्मूला। और 2024 में ऐसा क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई। जो एश्योर्ड फार्मूला था आपका, उसमें कमी रह गई। भाई ऐसी क्या बात हुई कि वही वर्कर, वही पन्ना प्रमुख आपको प्रचंड जीत दिला रहे हैं और अब की बार आप बहुमत को भी नहीं पार कर पा रहे हैं? तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन सीरियस वे में करना बहुत जरूरी है। क्लोज्ड होकर के उससे बेटर है कि आप ओपन एंड सिस्टम बनिए। इन्होंने किया क्या,
इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस या गाहे बगाहे जो भी बोलिए ऐसे लगाने शुरू किए। 2019 तक ये लोग बहुत एक्टिव थे, इनका एक एक आदमी एक्टिव था, सभाएं करता था, ये लोग प्रवास करते थे, मिलते थे, जुलते थे। 2019 के बाद ये चीजें आप नहीं दिखी। वो आर्टिफिशियल तरीके से मीडिया पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई। ह्यूमन आदमी का इंटरैक्शन, कार्यकर्ताओं का इंटरैक्शन, पार्टियां करना, सभा करना, विचारों का इंटरैक्शन करना, आदान प्रदान करना विचारों का, ये पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स एक बड़ा जीवंत साइंस है। ऐसा नहीं है कि आप केवल सिनेमा दिखा के या मीडिया में सब कुछ करके कर लेंगे। इन कमियों पे विचार करिए और सीधे दूर तौर पर करिए। सीधे तौर पे अगर समझे, जनता से कट गई। नहीं, जनता से नहीं, पहले उससे पहले अपने कार्यकर्ताओं से कट गए, ये आरएसएस से कट गए। जनता और बीजेपी के बीच में जो पुल का काम करता है वो इनका कार्यकर्ता करता है। आरएसएस का कार्यकर्ता इनका पन्ना प्रमुख करता है। इनके गांव में रहने वाले जो बूथ मैनेजर हैं वो करते हैं। ठीक है शुभेंदु जी, तो ब्रिज टूट गया। ब्रिज टूट गया। शुभेंदु जी, लगता है कि ब्रिज टूट गया, कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनदेखी हुई, कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई, कुछ ऐसा लगता है क्या? नहीं 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 नहीं, जो लोग आरएसएस को और भाजपा को समझते नहीं है, खाली दूर से बैठ के उस पे स्टेटमेंट देते हैं, उनको कुछ दिन शाखा भी आना चाहिए। आप तो गए हैं ना शाखा, तो क्या हुआ सर, आप बता दीजिए। आप तो रोज शाखा जाते हैं। सुन लीजिए एके मिश्रा जी, सुन लीजिए। मैं एंकर के जवाब दूंगा। हाँ। मैं आपको जवाब देने लगूंगा तो फिर क्या है, बस यही एटीट्यूड कि जनता के तरफ से आपका अपने कार्यकर्ताओं को आप जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें तो छोड़िए, आप अपने कार्यकर्ताओं को जवाब दीजिए सर, हमें मत दीजिए। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं। सुन लीजिए, वो रिप्लाई सुन लीजिए। जी बोलिए ना। हाँ। मेरी आदत नहीं है जिस तरीके से आप डिबेट करना चाहते हैं। अच्छा, मैं अपनी बातों को रखूंगा और उसमें कहीं आपको कोई कमी लगे तो आप हमसे प्रश्न पूछिए एंकर के माध्यम से, बीच में ना बोले। सभी लोगों को अधिकार है अपने विषय रखने का। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तीसरी बार 1962 के बाद तीसरी बार, ये पहली बार है कि हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है विपक्ष की पार्टी जो उस समय कांग्रेस के विरोध में है। हमारी टोटल सीटें जो है उससे कम उनका सबका पूरा जोड़ है। तीसरी चीज, 1962 में लगभग 50 सीटें कम हुई थी जवाहरलाल नेहरू की भी 1957 के रिजल्ट को देखने के बाद। वैसे ही कुछ ये हुआ। ये हमको लगता है एंटी इनकम्पेंसी है। लोगों के मन में जो हमारे विपक्ष ने ये बात डाली कि 400 सीटें आ जाएंगी तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे, वो बात। तीसरी बात, जो उन्होंने एक लोगों को डराया कि भाई ये ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, भैया ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इस बार मोदी जी आ गए तो ये हो जाएगा, और सब दम लगा के चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जहां से हमको ऊर्जा मिलती है, जहां जो हमारे को डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली बहुत मदद करता है, वो लोग ने बहुत मेहनत करी है। रिजल्ट में हम तैयारी करते हैं, कोई एग्जाम देते हैं, कई बार कम नंबर आता है, कई बार ज्यादा नंबर आता है, और मैं बड़े आदर के साथ एक चीज जो शुभेंदु जी आपने कहा कि विपक्ष मेरी लाइन पूरी हो जाए, मैं ये कह रहा हूं कि 400 सीटें आती मिश्रा जी तो ये मोदी जी का करिश्मा था। 300 आई हैं तो मोदी जी ने अपना पूरा काम किया था। हमारे ऐसे कार्यकर्ता अच्छा काम नहीं कर पाए जमीन पर, शायद हमारी कमी रह गई। नहीं, अब आप अभिषेक जी प्रश्न एक चीज जो आपने बोला कि 400 अगर आता है तो ये संविधान बदल देंगे, ये विपक्ष ने डाला। आपको लगता है कि ये विपक्ष ने डाला क्योंकि इसकी शुरुआत तो आप ही के पार्टी के नेताओं ने कर दी थी? अब देखिए, लल्लू सिंह जो अयोध्या से जो आपके कैंडिडेट थे, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। देखिए, मैं वो कहता हूं कि कई जगह पर हम अति उत्साह के कारण हमारे कैंडिडेट ने कोई स्टेटमेंट दिए। मैं कहीं पर भी, आज आपके चैनल पर भी कहीं कोई गलती है तो उसको मानना चाहिए, चिंतन करना है, चिंता करनी है या मनन करना है, आगे की स्ट्रेटजी बनानी है, ये सब करेंगे हम लोग। क्यों नहीं करेंगे हम लोग? इसी के, मैं तो संघ से आया हूँ, कोई हमको बाहर खड़े होकर नारा तो लगाना नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटजी बनानी है, आगे कैसे बढ़ना है, ये सब विषय है। और मिश्रा जी देखो, एक बात समझो, मेरी बात समझो,
ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आदमी जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, जीतता जाता, कभी हार भी होगी, चुनाव है। पर हम आज भी उतने सम्मान के साथ खड़े हैं और वही कह रहे हैं कि हमने अपने विचारों में कभी कमी नहीं करी। हम कहते रहे कि इस देश के सभी संसाधनों पर भारत के सभी लोगों का बिल्कुल एक सा अधिकार है, समान अधिकार है। वहीं पर वो कहते रहे कि मुस्लिम समाज के लोगों का पहला अधिकार है। नहीं, हम समझा नहीं पाए। एक चीज जो आपने कहा नहीं। कि अति उत्साह में ये चीज स्वीकार आपने किया, ये मुझे अच्छा लगा कि हाँ, अच्छी बात अति है। हाँ, उत्साह करते हैं में लोग। कई नेताओं कई ने जगह बयान करते दिए हैं। ठीक है, हैं। ओंकारेश्वर गलती करी जी, है, उसको ठीक करेंगे। ओंकारेश्वर जी, आपको क्या लगता है ये रिजल्ट जो रहा है, बीजेपी को जब चुनाव के ऐलान हुए थे एज लग रहा था, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई ऐसा लग रहा था कि पूरा देश राममय है और बीजेपी को बहुत ज्यादा एज है, लेकिन अचानक 2-3 महीनों में चीजें क्या ऐसी हुई कि बदल गई? क्या वो जो 400 का नारा था वो उत्साह बढ़ा गया काफी ज्यादा और कुछ नेताओं ने अति उत्साहित होकर के कुछ बयान दे दिए जो बीजेपी के खिलाफ गया? हुए थे, जमीन पे काम कर रहे थे, वो शुरू से ये समझ रहे थे कि इस बार माहौल जो है वो नहीं है जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसको स्पेशली जो नेशनल मीडिया में और तमाम जगहों पे प्रोजेक्ट किया गया। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया 400 पार। 400 पार से पहले सोचना चाहिए। देखिए, नेतृत्व का ये वो होता है कि वह लोगों में उत्साह भरे, लेकिन ऐसा भी उत्साह न भरे, ऐसा भी ख्वाब न दिखाए कि 2047। अरे भाई, 2047 पे आप रहने वाले हैं, कौन रहने वाला है? इस तरह के विजन डॉक्यूमेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। लीडर्स को फैक्चुअल और एक्चुअल विजन और एक्चुअल स्लोगन देना होता है। दूसरा, जब हमारे अंदर इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, व्यक्तिवादी, तो व्यक्तिवादी सोच से यही सब चीजें निकल के आती हैं कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मैं जो करूंगा वही सही है, और यहीं से अहंकार पैदा होता है जो सिर्फ व्यक्ति में नहीं, समूचे पार्टी में, समूचे संगठन में, समूची भाव भंगिमा में नजर आता है। एक एक व्यक्ति से, इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बात करिए, अब मुख्यमंत्री कहेंगे रामद्रोही। अरे, आपके ब्रांड की पूजा ना करें तो हम रामद्रोही हो गए। आपको क्या पता कि हमारे घर में राम की कितनी मूर्तियां हैं और हमारे घर का बच्चा बच्चा राम को पूजता है, लेकिन आपके हिसाब से जय श्री राम नहीं कहेंगे तो हम रामद्रोही हो जाएंगे। ठीक है। ये जो एरोगेंसी फैला दी गई, ये हाँ। एरोगेंसी का नतीजा है कि आपने ये कह दिया 400 पार। आपके सांसदों ने कह दिया कि संविधान बदलेंगे, उसमें मैसेज निकल के आया कि आरक्षण खत्म कर देंगे। इन सब का नतीजा ये हुआ कि जनता जो है वो आपसे पहले से भी दुखी थी, क्योंकि आप वेलफेयर की तो बात ही नहीं करते हो ना। ठीक है सर। आज भी आप टेलीविजन पे बैठेंगे तो बात ये करेंगे कि साहब वो इतना हक इसका छीन लेंगे, उतना। आप कभी रोजगार की बात नहीं करोगे, कभी महंगाई की बात नहीं करोगे, कभी पीपल्स वेलफेयर की बात नहीं करोगे। ठीक है ओंकारेश्वर जी, आता हूं फिर से। अब चंचल जी, कट गए। चंचल जी, क्या लग रहा है कि थोड़ी और अगर मजबूती दिखाई होती इंडिया अलायंस ने तो शायद आप उस आंकड़े तक पहुंच गए होते जो इंडिया अलायंस जिस तरीके से आकार शुरू में ले रहा था उस तरीके से आप लोग इकट्ठे नहीं रह पाए। अगर वो अलायंस इकट्ठा रहता तो शायद आज आप उस एज तक पहुंच गए होते। देखिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ और आप साथियों का धन्यवाद करता हूँ। ये लड़ाई केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई देश बचाने की। अभी हमारे साथी जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से संविधान खत्म करने की बात करते थे। और बीजेपी की मंशा और आरएसएस की मंशा किसी छुपी नहीं हुई है। हर एक आदमी इस बात को जानता है। और जिस तरीके से देखा होगा आपने, संविधान की आत्मा पर चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग गाये बगाए करते रहते हैं। चाहे 13 रोस्टर हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे वो पिछड़ों का आरक्षण खाने की बात हो, चाहे ये लगातार जो है इनका ये प्रयास रहता है कला दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय अत्याचार लगातार करते रहे, हकमारी वाला काम करते रहे। एक चीज तो तय हो गई है कि इस बार जनता ने ये जरूर प्रयास किया है कि जो लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो वादे करके मुकर जाने वाले लोग हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, भाई को भाई फैलाने वाले लोग हैं, धर्म को धर्म फैलाने वाले लोग हैं, जाति को जाति फैलाने वाले लोग हैं, उनको जनता ने करारा जवाब दिया है।
इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखें, कई सारी सीटों पे बीजेपी के लोगों ने बहुत बेईमानी भी की है, और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकतंत्र का ही गला घोटने का काम किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और बहुत प्रचंड वोटों से कई सारी सीटें बड़े बड़े मार्जिन जीते गए हैं। और आपको एक चीज देखना पड़ेगा, आज उत्तर प्रदेश के अगर देखें तो बीजेपी के भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जनता ने जो है मैंडेट दिया है, तो समाजवादी पार्टी और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का जो नारा दिया मेरे था, सवाल को आप टाल गए, सब नहीं, कुछ हो गया। मेरा सवाल यही था कि क्या ये अलायंस मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। जो पिछले साल जून का महीना था, 23 जून, पटना और पटना की गर्मी में जिस तरीके से सब इकट्ठा हुए थे, अगर वो इकट्ठा होते तो शायद और ज्यादा बेहतर स्थिति होती। नहीं, मैं आपको बताऊं कि देखिए, निश्चित तौर से हम थोड़ा सा पीछे रह गए जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक भी नहीं। और मैंने बताया कि जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार ये संवैधानिक संस्थाओं का चुनाव आयोग का दुरुपयोग भी किया है। अरे सर, अब इसको तो छोड़ दीजिए सर, अब इसको चुनाव आयोग को तो छोड़िए। चुनाव आयोग ने इतना बेहतर चुनाव करवाया है सर, ईवीएम, चुनाव आयोग, कम से कम अब उसको तो बख्श दीजिए। पूरी बात तो आ जाने दो आप। हाँ, कई सारी सीटों पे बहुत सारे विवाद हुए, चाहे बांसगांव की सीटों, फर्रुखाबाद की सीटों, मेरठ, कई सारी सीटों पे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन भी आए हुए। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात जरूर समझ लें, जनता ने उनके खिलाफ जो है मैंडेट किया है। और अगर सच पूछिए तो प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो एक बार कम से कम जरूर जो है एक बात मानना चाहिए था कि जनता ने हमारे खिलाफ की। ठीक है, विजय हंस जी के पास अब जा रहा हूँ। विजय हंस जी, क्या यही सवाल मेरा आपसे भी होगा? आप लोगों ने कहा यही जा रहा है, नीतीश कुमार की नाराजगी आप ही लोगों से सबसे ज्यादा थी। ठीक है चंचल जी, आ रहा हूँ। ठीक है चंचल जी, फिर आता हूँ। नीतीश कुमार की नाराजगी भी सबसे ज्यादा कांग्रेस से ही थी। कारण ये था 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। तो इस गठबंधन को लेकर के आप लोगों को नहीं लगता है कि कमी रह गई? थैंक यू अभिषेक। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी कैलकुलेशन 295 सीट की थी, 295 मिनिमम सीट आनी थी, और 2 जून को माननीय आप ये जो बता रहे हैं कमी रह गई, कमी हमारी तरफ से कोई नहीं रही। ये जो लगातार हमारे डाउट्स थे, हमारे जो शिकायतें थी इलेक्शन कमीशन के साथ, उसके साथ लगातार हमने वो उस चीज को बाहर लाए, ट्विटर पे लाए, उनके साथ मीटिंग्स करी, बार-बार रिप्रेजेंटेशंस दी। प्रेशर क्रिएट करने के बाद ये का आंकड़ा हमें ये थोड़ा साफ सुथरा मिला। अभी भी हम ये मतलब इस परिणाम से जो आए उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? इसमें भी गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ है। तो सुप्रीम कोर्ट आप लोग जा रहे हैं? तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या नहीं? जो बात इलेक्शन कैंपेन के दौरान की थी, जिस दिन इलेक्शंस हुए, पर्टिकुलर समुदाय को, पर्टिकुलर जाति के लोगों को रोका गया, क्योंकि वो इंडिया अलायंस को वोट करने वाले थे, उनको रोका गया कि वो वोट ना कर पाए। किन्हें रोका गया? मशीनें खराब। विजय जी, किन्हें रोका गया? पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर जाति के लोगों को। अच्छा, यूपी जाति में, समुदाय बिहार पे में, आ मध्य गए। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। उनको रोका गया, मशीनें खराब मिली वहां पे। जिस दिन वोट था वहां पे मशीनें खराब मिली, 4-4 घंटे मशीनें नहीं आई वहां पे। तो ये सीधा इसको क्या बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन। ठीक है विजय जी, आता हूं फिर से आपके पास। एक बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी को एनडीए का पूर्ण समर्थन है। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है, 21 नेताओं ने प्रस्ताव पर साइन किए हैं। नेताओं ने मोदी के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 21 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं और नरेंद्र मोदी में एक बार फिर से एनडीए के नेताओं ने अपना भरोसा जता दिया है। और संभव आज ही है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगे। फिलहाल तो वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। कैबिनेट की आज सुबह बैठक हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राष्ट्रपति को। और फिलहाल जो बड़ी खबर है, एनडीए की बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव पास किया गया। एक तरीके से समझ लीजिए एनडीए का नेता फिर से नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है और आज ही वो राष्ट्रपति से हो सकता है मुलाकात।
करें देर शाम। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। AK मिश्रा जी, अब एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा। एक तो बड़े परिप्रेक्ष्य में सब लोग ये देख रहे हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा, बीजेपी को ये हो गया, बीजेपी की हार हो गई, नरेंद्र मोदी को जनता ने ठुकरा दिया, सब चीज कर दिया। लेकिन एक चीज मैं देखता हूं, 10 साल अगर आप 2004 से 2014 तक देखें, कांग्रेस 2009 में 206 या 7 सीटें संभवतः जीती थी, लेकिन 2014 में 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस 44 सीटों पर चली गई थी। बीजेपी 303 पर थी, 240 अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी है। क्या ये नहीं बताता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी पे इस तरीके का, क्योंकि एनडीए को तो अलायंस मिला है, इस तरीके का भरोसा जता रहा है, तो यानी पार्टी स्टैंड कर रही है। हाँ, लड़खड़ाई जरूर है लेकिन गिरी तो नहीं है। नहीं गिरी, देखिए अगर पक्ष विपक्ष दोनों का करें तो विपक्ष हमेशा प्रपंच रचने में माहिर रहा है। गलत सूचना देना, इन्होंने एप्पल वाला ऐसे ही फैलाया था ना, देखो जी एप्पल से आया हुआ है कि आप लोगों के मोबाइल फोन में बग है। हाँ, ऐसे 50 में एग्जाम्पल बताऊंगा कि गलत अफवाह फैलाना, इसके लिए राहुल गांधी कई बार माफी भी मांग चुके हैं मानहानि का जब मुकदमा हुआ। अच्छा, जो दूसरा फैलाते थे केजरीवाल, वो तो इन्हीं सब कारणों से जेल में है। सवाल ये है, आज के डेट में भी जनता ने सबसे बड़ी पार्टी चुनी है, जिसको सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, वो है आपका एनडीए बीजेपी। और चूंकि इनके घोषित नेता है प्रधानमंत्री मोदी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी को मैंडेट मिला है। अगर मैंडेट इनको मिला होता ना, तो अब तक तो राहुल गांधी पहुंच गए होते लेकर के कि हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं सरकार। भाई अगर मैंडेट आपको मिला है तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे? राष्ट्रपति के पास जाइए, बोलिए हम सरकार बना रहे हैं। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं या खड़गे जी हैं, हमारे ये पीएम फेस हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। बीजेपी में गिरावट है और ये गिरावट बहुत सीरियसली लेना चाहिए। उसके पीछे कारण है, सबसे ज्यादा सुविधा संपन्न, सबसे ज्यादा सशक्त अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। गांव-गांव तक इनकी पहुंच है। तो इसमें ऐसी परफॉर्मेंस की, ठीक है सरकार आप बना लेंगे और अच्छा मजबूत सरकार बनाएंगे, उसके लिए बधाई। लेकिन इतना टैलेंट होते हुए, इतना रिसर्च, हर फैसिलिटी होते हुए जरा सी गिरावट भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा संशय है। बीजेपी को सोचना चाहिए। ये गिरावट बहुत बड़ी चूक को बताता है। अगर आप इंस्पेक्शन करेंगे, बीजेपी वाले जब करेंगे इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण, आत्ममंथन करेंगे, तो इसमें उनको छोटी छोटी चीजें लेकिन बड़े काम की चीजें नजर आएंगी, जिसके कारण ये, भाई मैं बोलता हूं 30 सीट और ऑल ओवर इंडिया से 30-40 सीट और लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जो पार्टी 300-350 सीट एनडीए ला रही है, तो 30-40 सीट और निकाल लेना, मतलब बड़ी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना। देखिए 2 तरीके के एरर होते हैं, एक होता है ड्रॉप एरर, एक होता है गो एरर। ये टेक्निकल चीज है। अब बीजेपी इस पे करे कि कहां उन्होंने ड्रॉप एरर किया, कहां गो एरर किया। के शर्मा जी, मैं खुद जब उत्तर प्रदेश गया, मैं एक सीट की बात करता हूं, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान से भयंकर नाराजगी थी। वहां के लोग ये कह रहे थे कि अभिषेक जी आपको टिकट दे दिया जाए, या मुझे टिकट दे दिया जाए, किसी को टिकट दे दिया जाए, XYZ को बीजेपी दे देगी, ये सीट जीत जाएगी। लेकिन संजीव बालियान को हमें हराना है, और वो हार गए। 26-27 हजार वोटों से ही हारे, लेकिन वो हार गए। तो इस तरीके से टिकट बंटवारे में आपको लगता है कि उस तरीके से सोचा नहीं गया जिस तरीके से 14 या 2019 में सोचा गया था? मिश्रा जी, नहीं देखिए, केवल टिकट बंटवारा ही नहीं है। टिकट बंटवारे में एक सबसे बड़ी, देखिए मैं आपको बताऊं, देश की जनता को आप एहसास दिलवाइए, सरकार आपकी है, पार्टी आपकी है, लेकिन पार्टी पे पहला हक तो उन लोगों का है जिन्होंने 2 पीढ़ियों से 80 साल से घिसा है, यानी जब से आरएसएस और जनसंघ बना है। पहला अधिकार तो उनका है ना। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे कंसीडर करिए, पहला अधिकार उनका है। आप उनको पल पल एहसास दिलवाते रहिए कि हार में जीत में कुछ भी हो, पार्टी आपकी है। हुआ क्या, जब आपको प्रचंड बहुमत मिला तो रिवार्ड जिसको देना चाहिए था उसको ना दे करके बाहर के लोगों के ऊपर आपका भरोसा हो गया। भाई जो लोग दो पीढ़ियों से आपके साथ हैं, आपका भरोसा उनके परफॉर्मेंस से टूट गया। जिन्होंने 2 बार आपको प्रचंड जीत दिलाई, उनके ऊपर से आपका विश्वास उठ गया।
आपको बाहरी लोगों का भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आप इतने विशाल बन गए हैं। लेकिन या तो टैलेंट और मेरिट के बेस पे करिए, या प्रथम विश्वास, प्रथम जो है सम्मान आप अपने कार्यकर्ताओं को दीजिए, अपने पदाधिकारियों को इस तरीके से ट्रेनिंग दीजिए कि वो उनका सम्मान करते रहें, संवाद करते रहें। संवाद और सम्मान बड़ी जरूरी चीज है। जिन्होंने 70 साल घिस के अपनी जिंदगी के दे दिए, प्रथम वरीयता आप उनको दी। अरे यही वो लोग थे जिन्होंने 2014 में जब आप कहीं नहीं थे तो कांग्रेस को उखाड़ करके आपको जो है सत्ता दिला दी। ठीक है, चंचल जी कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं। चंचल जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं शुभेंदु जी से सवाल लेता हूं। चंचल जी। जी, अभिषेक जी, अभी हमारे राजनीतिक बड़ी बड़ी बातें समय इन्होंने एक बात का जिक्र किया। इन्होंने क्या जिक्र किया कि अफवाह फैलाने में इंडिया गठबंधन के लोग आगे रहे। राहुल गांधी ने कितनी बार मांगे, केजरीवाल जी के बारे में क्या क्या। अरे दोस्त, अगर अफवाह फैलाने की बात करो तो प्रधानमंत्री जी मंच पे अफवाह फैला रहे थे। टेम्पो भर भर के अडानी ने राहुल गांधी को पैसे दिए। प्रधानमंत्री जी अफवाह फैला रहे, एक भैंस कांग्रेस को दे देगी जिनके पास जनाब हैं। प्रधानमंत्री ये अफवाह फैला रहे, कभी पटेल की बात करते थे, कभी मुद्रा की बात करते थे, कभी मांस की बात करते थे, कभी मुसलमान की बात करते थे, लेकिन कभी मुद्दे की बात नहीं। अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ठीक है, फैलाने की बात जी, तो मेरी बात प्लीज, प्रधानमंत्री जी अफवाह फैलाने पर बन रहे हैं प्रदेश। आपको जिस प्रदेश के स्टेट में वहां कहते हैं आपको फंड मिलेगा, अगला इलेक्शन वहां भूल जाते हैं। ठीक है चंचल जी, आता हूं फिर से। शुभेंदु जी, लगता है कि सीट बंटवारे को लेकर के जो स्थिति बन रही थी, सीट बंटवारे में जो कैंडिडेट आपने सेलेक्ट किए उसमें कुछ कमियां रही, और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से धड़ाधड़ आपकी पार्टी में नेता आ रहे थे, उनमें से लगातार, चाहे दूसरी पार्टी से कहीं से भी आ रहे हो, कांग्रेस से आ रहे हो, XYZ कहीं से भी आ रहे हैं, आपने उनको टिकट देना जारी रखा, जबकि आपने अपने नेताओं को वहां पे तरजीह नहीं दी। कई जगहों पे ऐसा हुआ है। देखिए, कई विषय जरूर रहे होंगे। जो मिश्रा जी ने कहा कि हमें चिंतन और उसकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी और हमको ध्यान देना चाहिए आगे के लिए। क्या हुआ, आप देखिए कि कहीं पर भी जब हमने कैंडिडेट को रिपीट किया है तो कैंडिडेट के लिए हमारी थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी लोगों के बीच में, पर मोदी जी के लिए नहीं थी। अभी वालियान साहब का प्रश्न पूछा तो मेरे को लग सकता है जैसा आपने कहा कि हम गए थे वहां पे, ऐसा हमने हाँ, देखा, नहीं, वहां मैं रिपोर्ट करके आया हूँ। हाँ, तो ऐसी चीजों की जानकारी में कोई कमी रही होगी। कई बार प्रेशर्स भी रहते हैं, जातीय समीकरण भी रहते हैं, और ओवरऑल दो अलग धड़ हैं हमारे संगठन में। एक ऐसा धड़ है जो संगठन को चलाता है, संगठन को बढ़ाता है, दूसरा गवर्नेंस है जब हमारी सरकारें रहती हैं। तो इस दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन में कहीं गड़बड़ है या कमी है, उसके कारण भी हम लोग लगभग 24 सीटों पे हारे हैं पूरे उस जगह पर। हमको कुछ चेंजेस करने चाहिए थे, दूसरे कैंडिडेट देने चाहिए थे, या जाति के कारण हमारी वहां पे वो टिकट देना मजबूरी बनती थी, जिसका और अगल बगल के क्षेत्रों पे फर्क पड़ता था। उन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद हमने टिकट दिया, हमने बेस्ट टिकट दिए। हमको लगता है कि हम और जो हमारे से बड़ी कमी हुई है अभिषेक जी, जो हमको लगता है कि उन विषयों को हम अच्छी तरीके से लोगों के बीच में नहीं ले जा पाए। हमारे कुछ ऐसे लोग जो संगठन से कम जुड़े थे, उनके बयान लोगों ने चलाए कि ये व्यक्ति यदि कह रहे हैं कि यदि 400 सीट आ जाएगी तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने, यदि वो उस तरीके के प्रवक्ता नहीं है, उन विषयों पर नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने बोला और उसको संगठन ने, जो हमारे विपक्ष ने चलाया। तो ऐसे कई मैटर थे जो लोगों के बीच में गए। हम भी लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, कमियां थी, कमियां होंगी, कमियों को ठीक करेंगे, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए अभिषेक जी, कोई फर्क नहीं। विजय जी, आता हूं फिर से शुभेंदु जी। एक बड़ी खबर है इस वक्त की, नरेंद्र मोदी को एनडीए ने अपना पूरा समर्थन दे दिया है। सर्वसम्मति से एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं नरेंद्र मोदी। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है, 21 नेताओं ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, और ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हस्ताक्षर जिन नेताओं ने किए हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। तो अब एनडीए का नेता चुन लिया गया है नरेंद्र मोदी को। इस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर है, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे,
HD कुमारस्वामी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सभी ने हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए इसमें जो लेटर है, भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते हुए देखा है। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा है और जीता है। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। यह लेटर है और इस पर 21 नेताओं के हस्ताक्षर हैं, जिसमें संजय झा जेडीयू के हैं, राजीव रंजन सिंह जेडीयू के हैं, सुदेश महतो आजसू के हैं, इसके अलावा अतुल बोरा एजीपी के हैं, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, सुनील ठाकरे एनसीपी के, पवन कल्याण जो कि फिल्म स्टार भी हैं, जेएसपी से हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, HD कुमारस्वामी, एकनाथ शिंदे। तो इन नेताओं ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं इस लेटर पर। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव जो है वो पास हो गया है। एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी चुन लिए गए हैं और बहुत जल्द वो इसी लेटर को लेकर के जाएंगे राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति से सरकार बनाने का दावा एक बार फिर से पेश करेंगे राष्ट्रपति के सामने। ये देखिए वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रस्ताव पास किया गया। ये प्रस्ताव रखा गया आज एनडीए की बैठक में और इस बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से अपना नेता एनडीए ने चुन लिया है, यानी देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अब विजय जी आपके पास आ रहा हूं। AK मिश्रा जी ने भी जैसा कहा कि अगर आपके पास मैंडेट है तो जाइए ना, सरकार बनाने का दावा पेश क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? मैंडेट मोदी के विरुद्ध मिला है। मैंडेट मोदी के विरुद्ध मिला है क्योंकि मोदी जी ने पार्लियामेंट में लास्ट सेशन में वहां पे बड़ी ऊंची आवाज में बोला था कि इस बार हम 400 पार, इस बार मतलब 400 पार, बीजेपी के 400 पार बोले थे, एनडीए अलायंस पार्टनर्स के तो उससे भी ज्यादा हो जाने चाहिए थे, तो 240 आए हैं। तो मेरा ये आपके शुरू में इंट्रोडक्शन में शो में बताया गया कि अलायंस पार्टनर्स बड़ी तादाद में, वहां नायडू जी, नीतीश कुमार जी सब बैठे हुए हैं, जयंत चौधरी जी। तो इसमें से आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं, मोदी जी जीते 1.5 लाख वोट से, शिवराज चौहान जीते 8 लाख वोट से, राजनाथ सिंह जीते, रमन सिंह कहाँ हैं, वसुंधरा राजे कहाँ हैं, पर्ची से 3 मुख्यमंत्री चुन लिए गए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। वहां पे के मिश्रा जी से मैं सहमत हूँ कि ये जो सीनियर नेता हैं, राजनाथ सिंह ने तो कल बधाई में ना मोदी जी का नाम लिया, ना अमित शाह का नाम लिया। राजनाथ जी ने उनका ट्वीट चेक करिए आप। तो आप अभी तो आप 240 में जो बीजेपी के नेता हैं उनमें से मोदी के साथ कितने हैं, ये भी मेरी शंका है और देश की भी शंका है। लेकिन 240 में लेकिन जो बैठक हुई उसमें तो राजनाथ सिंह बगल में बैठे हुए थे, अरे सर, अमित शाह बगल में बैठे हुए थे। राजनीति को आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। नहीं सर, मतलब अब ये थोड़ा बताइएगा आप। शायद मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। कि उसमें से नहीं, तो ये तो सिंपल सा सवाल था कि ये लेटर आप देख लीजिए जिसमें एनडीए के नेताओं ने प्रस्ताव पास कर दिया है और नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया, एक बार फिर से भरोसा जता दिया। वैसे ही अगर आपके पास मैं एनडीए के नेताओं की बात, मैं तो विद इन बीजेपी बात कर रहा हूँ कि जो नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, शिवराज चौहान हैं, जो मोदी जी से भी सीनियर है, शिवराज सिंह चौहान तो मोदी जी से भी सीनियर है, वो लोग इस तो नितिन गडकरी जी ने तो कल ही ट्वीट किया था कि मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, बीजेपी का आभार व्यक्त करता हूं, मैंने देखा है। आप मुझे सेम राजनाथ सिंह का ट्वीट दिखा दीजिए। राजनाथ सिंह जी ने नहीं किया होगा, राजनाथ सिंह का ट्विटर मैंने चेक नहीं किया, लेकिन नितिन गडकरी को मैं नहीं, जिनको मैं फॉलो करता हूं, तो इसमें दिक्कत क्या है, मतलब ये समझ नहीं आया मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि विद इन बीजेपी भी मोदी और अमित शाह की तानाशाही से लोग दुखी हैं। अच्छा, वो विद इन बीजेपी भी, जो मिश्रा जी बता रहे हैं कि सिर्फ वर्कर नहीं, बीजेपी के नेता भी मोदी और अमित शाह की तानाशाही से 10 साल से दुखी हैं। और ये 240 में भी कितने लोग मोदी जी के साथ हैं एमपी, वो क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू।
ठीक है। आप क्यों नहीं जा रहे, इसका जवाब दे दो एक बार खाली। आप तो अपना नेता चुन लो। भैया अगर इसका भी मोदी जी जो से दुखी होते तो इतने नेताओं ने, पार्टियों ने अपना समर्थन पत्र आज साइन करके दिया। तानाशाह शब्द मैं अलायंस पार्टनर्स की बात ही नहीं कर रहा। अरे तो अलायंस पार्टनर्स अरे विजय जी, कुछ बयान तो आ जाते, कुछ तो आ जाता, कोई बयान आ जाते, कुछ हो। ठीक है, पिछले 10 साल अब में नीतीश नहीं, जी नहीं। 4 बार पार्टी ओंकारेश्वर- बदल चुके हैं। नायडू जी 2019 तक कांग्रेस के साथ थे, 2019 के बाद वो बीजेपी के साथ। वो अरे भी लास्ट अभी की मोमेंट। स्थिति में कौन किसके साथ है वो महत्व रखता है ना। मैं- ओंकारेश्वर जी आपके पास आ रहा हूं। ओंकारेश्वर जी, समझना आपसे यही चाहेंगे जो मैंने ए.के. मिश्रा जी से भी समझना चाहा कि 10 सालों की एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, ये आप स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप देखें, हमारे देश में ऐसा शायद तीसरी बार हो रहा है, माफ कीजिएगा दूसरी बार हो रहा है, जब लगातार 3 बार कोई प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा हो और वो नरेंद्र मोदी होंगे, ये अब तो कम से कम तय होता नजर आ रहा है। तो 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी होगी। 2009 में 206 सीटों से 2014 में अगर 44 सीटों पर आ जाती है कांग्रेस और बीजेपी 303 से घट करके 240 पे आ रही है, तो इसे बहुत बड़ी हार और ये फलाना फलाना बहुत सारा बताया जा रहा है। क्या इसको देख करके आप कहेंगे? ओंकारेश्वर जी म्यूट है क्या आप? एक बार- मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अब। ये जो एनालिसिस है, ये कंसोलिंग वाला एनालिसिस है, कंसोलेशन प्राइज जिसको कहते हैं ना। आप दो टर्म्स के एंटी इनकम्बेंसी को मत देखिए। आप ये देखिए कि जिस पार्टी ने धारा 370 जैसा काम किया, ऐतिहासिक काम, जिस पार्टी ने राम मंदिर बनवाया, ऐतिहासिक काम, और जो विश्व नेता बनने का दावा करता है, जो इतने बड़े बड़े लेवल पे, जिस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे धनवान पार्टी, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं का संगठन, ये सब के बावजूद आप क्यों हारे, ये आपको अपने आप देखना है। खुद को कंसोलेशन प्राइज न दें कि हम इसके बावजूद भी, यू आर नॉट बीइंग कंपेयर्ड विद एनी अदर डैम प्राइम मिनिस्टर, अदर सामान्य लोगों से। आपके पास, आप जो कहते हैं कि आपका इतना बड़ा ऑरा, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और आप उसी अयोध्या में हार जाते हैं। उस कश्मीर में आप चुनाव ही नहीं लड़ने जाते हैं। वो जो डोकलाम हुआ, वहां सिक्किम में 31 की 31 सीटें आपकी जमानत जब्त हो जाती हैं, जो 45 किलोमीटर दूर बॉर्डर से है। आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हमें कहाँ गलती हो रही है। कि मैं बातें जितनी कर रहा हूं, क्या मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है? आपने कहा कि एनडीए के लोगों ने आज कर दिया है, ये बिल्कुल आज सभी दलों के नेताओं की हमने तस्वीर देखी, विजुअल देखे, उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। लेकिन कल जब धन्यवाद हो रहा था भाजपा का, उन्होंने मुख्यालय पे, और धन्यवाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से था, उस समय मंच पे सिर्फ 4 बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के भी बड़े नेता नहीं। ये जो इंडिविजुअलिज्म है, यही आपको मार रहा है दरअसल, ये आपको समझना पड़ेगा। एको अहम द्वितीयो नास्ति, ये भाव जब तक रहेगा, एनडीए एक मजबूत एनडीए बनके नहीं हो सकता। वहां योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं थे? वहां 8 लाख से जीतने वाले आपके शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं थे? वहां दूसरे आपके बड़े कद्दावर नेता क्यों नहीं थे? सिर्फ 4 लोग मिलकर पार्टी चला रहे हैं। ये समस्या उसका टेक्निकल रीजन है। पांडे जी देखिए, ये जो मीटिंग हुई है एनडीए गठबंधन की हुई है, सारे एनडीए के बड़े नेता थे जिनकी जरूरत है, उनको साइन करना था। हाँ जी, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, अपना ऑब्जर्वेशन बता दी। नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन जो ये चीज भी सवाल जवाब की कल बात नहीं है। काउंटिंग भी थी और सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में थे, और जो डिसीजन आज चूंकि राष्ट्रपति को पत्र सौंपना था, समर्थन था, तो केवल साइनिंग अथॉरिटी थी। हाँ, कल की बात पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, उनको क्लैरिफाई करने दीजिए। सही गलत कोई भी कर सकता है। पांडे जी, आप भी सवाल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं।
ये कोई जो बीजेपी एक कांग्रेस की technical- मोनोपोली नहीं है। स्टेटमेंट पे हमने आपके किसी भी ठीक है स्टेटमेंट पे कोई चंचल सवाल जी, नहीं चंचल आपका जी, सम्मान है, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं चंचल- फर्दर एक्सप्लेनेशन मैंने आपसे सवाल नहीं किया। क्योंकि ठीक ऑलरेडी है। प्रवक्ता पार्टी के बैठे चंचल हुए जी, हैं ना, वो बेहतर समझा चंचल जी, सकते हैं। अब चंचल जी, आप लोग यही कह रहे हैं मोदी विरोध में ये मैंडेट है, तो मोदी विरोध में मैंडेट है तो मोदी के अपोजिट वाला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, ऐसा तो मोदी। चंचल जी से मैं ये सुनिए, मुझे एक लाइन क्लैरिफाई करने दीजिए अभिषेक जी। ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। सर मैंडेट तो उन्हीं के पास है, फ्रैक्चर्ड हो या कुछ भी हो, नंबर गेम से चीजें चलती हैं। इट इज नॉट अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट। फ्रैक्चर मैंडेट नहीं है सर, ये क्लियर कट मैंडेट है, उसके पीछे नहीं, कारण मैं है। इसमें एक चीज समझना चाहूंगा, नंबर गेम से सियासत चलती है सर, नंबर गेम से चलती है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट भी नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर गेम आपका एनडीए के फेवर में इस आदरणीय समय है। प्रधानमंत्री हाँ जी तो के मैं इस समय की ही बात कर रहा हूँ, मैं देखिए चर्चा भी इस समय के हिसाब से हो रही है, चर्चा तो इस लेटर के हिसाब से होगी ना, चर्चा इस लेटर के हिसाब मैंडेट से। भी नहीं है, उसके पीछे कारण है एनडीए का अलायंस प्री पोल अलायंस है, इलेक्शन के पहले ही अलायंस बना था, तो मैंडेट मिला मैंने है एनडीए पार्टी को। के संदर्भ में कहा, पार्टी के संदर्भ में, अलायंस के संदर्भ में नहीं। सर, वही मैं NDA पूछ के रहा हूं। पक्ष में ये अरे नहीं, 2014 में भी जो आया था वो एनडीए को आया था, मैंडेट एनडीए को था, बीजेपी प्लस एनडीए को मैंडेट था, दोनों। ठीक है, एके मिश्रा जी और ओंकारेश्वर जी, अब वेट, चंचल जी, तो वही चीज है, अगर ये मैंडेट आप मोदी के खिलाफ है तो फिर प्रधानमंत्री तो मोदी ही बन रहे हैं। ऑलरेडी प्रधानमंत्री करते हैं। तो मोदी में शर्म ही नहीं है। अच्छा अब देखो मेरी आवाज चंचल जी बोलिए, चंचल जी। जी, अब देखिए मैं अच्छा, मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे और कहीं जाना है। ठीक ठीक, ओके ओके ओंकारेश्वर जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चंचल जी बोलिए। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल आप जनता ने मैंडेट, जनता ने सपोर्ट किया, जो लोग 400 पार की बात करते थे जनता ने धरातल पे लाके खड़ा किया। और आज प्रधानमंत्री जी मैं देख रहा हूँ कि एक वीडियो कल देख रहा था कि आदरणीय अमित शाह जी से कम बात करके ज्यादा बात कर रहे, तो ये दर्शाता है। और केवल समाजवादियों की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई मीडिया के साथ थी। जब मीडिया के साथी लोग एकदम फ्री होकर बात करते हैं, जो लोग का चौथा है, जो बाकी अभी जी बोल रहे थे कि लोग अफवाह फैलाने में आगे रहते हैं, तो एक की भी लड़ाई है। चंचल जी, आपकी ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं। चंचल जी, ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, लेकिन तब तक एक चीज विजय जी, अब मंच पर बैठे हैं, अगर मोदी जी बात कर रहे हैं, साइड में बैठे दाएं बाएं अगर अमित शाह बैठे हैं और नड्डा बैठे हैं, तो कभी नड्डा से बात कर रहे हैं या अमित शाह से, इसमें भी मतलब आप लोगों को राजनीति दिखती है कुछ क्या? क्योंकि चंचल जी उसी ओर इशारा कर रहे थे कुछ। इसमें राजनीति क्यों नहीं है अभिषेक? हाँ क्यों नहीं है? मतलब राजनाथ चंचल भाई, सिंह आपकी है। आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, उसे दुरुस्त करते हैं चंचल भाई, उसके बाद आते हैं विजय जी। तब तक देखिए, पिछले 10 साल से मोदी ने सिर्फ भारत देश का नुकसान नहीं किया, उसने बीजेपी का भी बहुत सारा नुकसान कर दिया है, पार्टी के अंदर से डेमोक्रेसी खत्म कर दी है। आपको उनके कभी सीनियर नेता किसी मीटिंग में कुछ अपना विचार देते दिखे हैं? कभी वसुंधरा राजे, कभी रमन सिंह, येदुरप्पा, कभी सर, मुझे राजनाथ एक चीज बड़ा ही ये लग रहा है कि आप लोगों को वसुंधरा राजे की बड़ी चिंता हो रही है, आप लोगों को हाँ। आप लोग ये शिवराज सिंह की बड़ी चिंता हो रही है। चिंता होगी भाई, हम डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, विदिन यहाँ हिटलर शाही के खिलाफ लड़ रहे हैं हम, पार्टी के अंदर। अच्छा, तो एक और चीज विजय जी, देखिए मुझे इशारा आ गया है कि ये डिबेट को खत्म करूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं चाहूंगा, अगर हिटलर शाही होती, आप लोग क्या इतनी सीटें जीत पाते? ये भी बहुत मुश्किल से अभिषेक जी। कैसे? जब हिटलर शाही होगी तो मुश्किल ही नहीं होगी, वहां काम खत्म। इलेक्शन कमीशन से लड़ के और रिप्रेजेंटेशंस दे के माहौल बना के मुश्किल से जल्दी से शुभेंदु जी, क्या आप लोगों ने ऐसा किया हुआ था कि किसी को हिलने डुलने तक नहीं देते हैं? बीजेपी के लोगों ने ईडी वो आप उदाहरण उठा के देख लो। 98 भैया हम तो एक ही बात कहेंगे कि आप लोगों की यदि मैंडेट था, आप इसको अपना जाते राष्ट्रपति के पास और कहते ये मेरा नेता है, आप आज भी नेता नहीं तय कर पाओगे।
आज भी नेता नहीं तय कर जो पाओगे। नेता 400 पार से 240 पे है वो इतना बेशरम है कि वो अपना इस्तीफा उसको आप- खुद देना चाहिए था। चाहे नीचे प्रधानमंत्री से कोई हैं, और देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी से कोई और शब्दों परेशानी का गरिमा नहीं का है। ख्याल रखते हुए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।